हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर बात करेंगे सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, देखो हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना क्यों पड़ रहा है। सॉलिड स्टेट जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम बात करते हैं मैटर्स पे, सबस्टेंस पे। जो भी मैटर्स जो होता है एग्जिस्ट होता है इन द थ्री स्टेट। थ्री स्टेट कौन कौन है? सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हम लोग बात करते हैं, सॉलिड को हम लोग जितने बात करते हैं सब सॉलिड्स में ही बात करते हैं और इसका जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो सॉलिड स्टेट्स के नाम से होता है। बट हम लिक्विड लिक्विड की जिसमें बात करते हैं वो हम सॉल्यूशन में बात करते हैं। और गैसियस स्टेट का तो गैसियस ही है। गैसियस स्टेट के चैप्टर में हम लोग गैसेस के बारे में पूरा नॉलेज ले लेते हैं। तो मैटर के एग्जिस्ट के अनुसार, मतलब मैटर जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं किन किन स्टेट में, उनके अकॉर्डिंग हम लोग सॉलिड स्टेट, गैसियस एंड लिक्विड के बारे में पढ़ना होता है। हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में होता क्या है? जो सॉलिड स्टेट है या सॉलिड, सिंपली हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में भी। सॉलिड स्टेट तो मीन्स पूरे सॉलिड के ही बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो जो सॉलिड होता है उसका डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, एक चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में हम जिस जो बात करते हैं उसको मैंने पढ़ाया है। चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग मैटर के बारे में बात कर देख सकते हैं वहाँ पे कि ये मैटर एग्जिस्ट किन किन स्टेज में करती हैं, स्टेट क्या है, और स्टेट के बारे में जैसे इसमें सॉलिड स्टेट का है डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड स्टेट है इनके अकॉर्डिंग सम प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड स्टेट को टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे कि मान लो कि हम एक ब्रिक लिए, ठीक ना, उससे हमें समझना है कि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो जो जिसके पास रेगुलर अरेंजमेंट हो, डेफिनेट शेप एंड रेगुलर ज्योमेट्री अरेंजमेंट हो, वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, क्रिस्टलाइन जो जिनके पास डेफिनेट ज्योमेट्री शेप नहीं है और उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट एक निश्चित तापमान पे हो जाएगा। जैसे कि हम टेम्परेचर अगर फिक्स है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उतने पे वो मेल्ट हो जाएगा। जबकि इसमें अमorphous सॉलिड में हम लोग टेम्परेचर देते गए निश्चितकालीन, जैसे धरना प्रदर्शन होता है ना, अनिश्चितकालीन हम लोग टेम्परेचर देते रहेंगे तब जाके वो कहीं मेल्ट होगा। ठीक ना, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं ना, तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा, रिजिड होगा। जबकि इसमें भी वही प्रॉपर्टीज तो सेम है सॉलिड का। सॉलिड में वही इनकम्प्रेसिबल होगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड टू एनी प्रोसेस, बट ये सॉफ्ट होगा। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक, अगर हम लोग हैमर करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, अगर हम लोग हैमर करें ना, तो वो फाइन पीसेस में, मतलब जो उसका क्रिस्टल निकलेगा ना, उस सबका क्रिस्टल का शेप और साइज देखें तो सिमिलर होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अगर हम लोग हैमर किए तो उसका क्लीवेज जो मिलेगा ना, वो इरेगुलर शेप में मिलेगा। क्लियर? एक और डिफरेंस, दे हैव डेफिनेट हीट एंड फ्यूजन। देखो, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। अगर मेल्टिंग पॉइंट में एक एक मोल को अगर हम लोग किसी अमाउंट में हीट कर रहे हैं तो उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक ना, तो जैसे कि हीट टेम्परेचर उसका फिक्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग टेम्परेचर अगर देखा जाए तो एक निश्चित तापमान पे वो मेल्ट हो जाता है। बट एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसका अनिश्चितकालीन बताए तो है कि जो उसमें टेम्परेचर का कोई वाइड रेंज होगा, पता नहीं कब वो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं है, नॉट एवर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? एक बात करते हैं, एक टॉपिक आती है एनाइसोट्रॉपिक। ठीक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है वो एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड होती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होती है। फर्स्ट ऑन ये भी बात कर ले, इसमें लिखा नहीं है स्लाइड में, ट्रू सॉलिड। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है स्यूडो सॉलिड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक टर्म क्या है? जो जिसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होगा, जिसमें डायरेक्शन अलोंग द मेजर, जैसे कि मान लो कि ये पूरा ये रखा हुआ है,
अरेंजमेंट ऐसे, ठीक, रेगुलर अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन में, तो इसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज़ें होंगी, जबकि इसमें नहीं होंगी, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगी। और सबका जो होगा, अगर हम अरेंजमेंट देखेंगे तो ये अलग अलग पैकेट में एक अलग अलग मिल जाएगा हमको, सबका अरेंजमेंट एक समान होगा इसमें एमॉर्फस में, जबकि क्रिस्टलाइन में सबका अलग होगा थोड़ा, और डिपेंड ऑन द डायरेक्शन पे होगा अलोंग विच दे आर मेजर्ड, ठीक है। और ये रैंडम मैनर में होगा, और ये होगा आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है आइसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनाइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है आइसोट्रॉपिक। याद रखना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक टर्म, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है ना, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो बोर्ड वाले जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, उनमें डायरेक्ट ये डिफरेंसेस लिखने को आ जाती हैं, ठीक। तो हम डायरेक्ट डिफरेंस को ऐसे निकाल के लिख सकते हैं कि इनमें क्रिस्टलाइन शेप जो होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ज्योमेट्रिकल शेप सब कुछ होता है, सही होता है, और एमॉर्फस में इरेगुलर शेप होता है, फ्लैट शेप एज होता है, करेंगे तो फ्लैट शेप एज मिल जाएगा, जबकि इसमें इरेगुलर एज मिलेगा। और क्रिस्टलाइन में डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, जबकि इसमें नॉन डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ट्रू सॉलिड बताया तो है, ट्रू सॉलिड होता है, जबकि एमॉर्फस स्यूडो सॉलिड होता है। और इनका क्रिस्टलाइन का होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये देखो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, एमॉर्फस का ये देखो, ये रखा, ये रहा, ये रहा। हम लोग छल्ला जैसे उठाते जाएंगे, सबका अलग अलग डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, बट जबकि इनमें होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है सब कुछ। एक स्ट्रक्चर ऐसे करके निकालो तो ये देखो सीधे मिलता हुआ जाएगा। ये इसमें कहीं मिल रहा है, मिला सकते हैं, नहीं मिल रहा है, सबका अलग अलग शेप बन रहा है। ये देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए तो सीधे निकल जा रहा है, क्लियर। देखो सॉलिड को हम लोग सम प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में हम लोग डिवाइड कर लिए, बट सबसे बेहतर ट्रू सॉलिड जो था वो क्रिस्टलाइन था। तो हम लोग बात करते हैं जो सबसे परफेक्ट चीज़ें होती है ना, उन्हीं सब चीज़ों पे बात करते हैं। अगर मान लो तुम्हारे अगल बगल में कोई रह रहा हो, कोई बहुत बदतमीज इंसान होता है, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अगर कोई ISPCS बन गया हो तो उसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, लाइक दैट। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, देखो ISPCS वाला इसकी कहानी चलती है कि बहुत ही ये परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट चीज़ें हैं, ये परफेक्ट सॉलिड्स है जो ट्रू सॉलिड है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कैटेगरी क्लासीफाई हुए हैं 4 कैटेगरीज में। इन द फोर्स इन प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस्ड पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोवैलेंट, सेकेंड मेटालिक, थर्ड आयनिक एंड फोर्थ ऑन मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक। अब बात करते हैं कोवैलेंट में। कोवैलेंट में एक 2D होता है, एक 3D होता है। ये अरेंजमेंट होता है जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हम लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक ना। तो वैसे ही टाइप का ये टू डायमेंशनल सॉलिड होता है 3D। अब बात करते हैं मॉलिकुलर सॉलिड पे, देख लेते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स के कुछ टाइप्स हैं, इनके पोलर सॉलिड, नॉन पोलर और हाइड्रोजन। जैसे मॉलिकुलर सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, पोलर सॉलिड्स के बीच में बॉन्ड होता है, नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे स्लाइड पे देखते हैं क्या। देखो अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की है, किसके बेस पे इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग फोर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान रखेंगे और एग्जांपल देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट, थर्ड आयनिक एंड फोर्थ वन इज मेटालिक। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो होता है एटम्स जो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक ना। जबकि फोर्स इनके बीच में होता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स
या डाइपोल डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये तीनों इसमें होते हैं मॉलिक्यूलर में। ठीक ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज है फेयरली सॉफ्ट, लो ऑफ मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और इनके एग्जांपल है आर्गन, ऑर्गन, मीथेन, सुक्रोज, ड्राई आइस। क्लियर। कोवेलेंट नेटवर्क को हम लोग अभी देखे थे। कोवेलेंट नेटवर्क को 2D या 3D में रखा गया है, तो इसमें एटम कनेक्टेड इन अ नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड्स में होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें सिर्फ सिंपल सी एक ही बॉन्ड्स पाई जाती है, एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा होता है, और जो कि वेरी हॉट होता है। सिंपल सी बात है, दो लोग अगर मिलकर शेयर करते हैं तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक का जैसे मान लो कि हम कोई एक बंदा खड़ा हो और सामने वाला, दोनों अपना हाथ देखिए पहुंचा के अगर बॉन्डिंग करते हैं, तो उनकी उनकी बॉन्ड ब्रेक होने की कंपेबिलिटी अगर देखा जाए अनदर पर्सन की, जो सिर्फ हाथ चिपकाए रहते हैं, उनसे कई गुना कम होती है, वो ब्रेक नहीं हो सकती जल्दी। तो इसलिए इन्हें वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ्टन पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। डायमंड, इसके एग्जांपल है डायमंड, कार्बन, क्वार्ट्ज एंड SiO2। आयनिक सॉलिड में बात करते हैं। आयनिक सॉलिड पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं, ठीक ना। तो आयनिक में बनते हैं जैसे NaCl वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों रखा गया है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है चार्ज एट रेस्ट पे होता है। चार्ज जब बात करते हैं तो प्लस माइनस का आता है, तो प्लस माइनस इसमें बात किया गया पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। क्लियर। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और हार्ड है, ब्रिटल है, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान देते चलेंगे। और एग्जांपल है टिपिकल सॉल्ट, जैसे कि एग्जांपल है NaCl और CaNO3 और ट्वाइस। और मेटेलिक में जो होता है वो मेटेलिक बॉन्ड ही होता है, और इसमें एटम्स परसेंट होते हैं, ठीक ना। मेटल टाइप के होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम। और इसमें प्रॉपर्टीज क्या है? सॉफ्ट होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इनकी लो से हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। और एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होते हैं, और मैलिएबल होते हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल, ये हम लोग आगे बड़े डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। देखो ये मेटेलिक है, आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट है एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लियर। ये पूरा ध्यान से देख लेना, बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और नीट में तो आते ही आते हैं। जो बोर्ड्स में आएंगे वो तो नीट के पक्का रखा हुआ है। चलो, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग बात किए थे नॉन पोलर और पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक ना। नॉन पोलर्स क्या होते हैं? नॉन पोलर्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, पोलर भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी के ये इंसुलेटर होता है, ये भी इंसुलेटर, तीनों सेम है। जबकि नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर में डायपोल मूवमेंट 0 होता है, और पोलर में डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्पर्जन या लंडन फोर्स इसमें होते हैं। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसमें भी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि पोलर जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड उनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और जो नॉन पोलर होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड उनमें वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। और इनकी फोर्सेस अगर इनके बीच में देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, डिस्पर्जन या लंडन फोर्स होते हैं। पोलर में देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होते ही होते हैं, जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होता है। ये सारे फोर्स जो इसमें दिख रहे हैं ना बेटा, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डीप में पढ़ाए जाते हैं। हालांकि मैंने अभी वो लेक्चर्स केमिकल बॉन्डिंग के शूट करे नहीं है, अभी जैसे ही आएगा इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। अभी आप जिनसे भी पढ़े होंगे अच्छे से आपको इनके बारे में पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा नॉलेज दे के आगे बढ़ रहे हैं जो जितना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके एग्जांपल है आर्गन, CCl4 एंड H2CO2, ये नॉन पोलर के एग्जांपल है, ठीक है। और पोलर के एग्जांपल HCl एंड SO2, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के H2O, वाटर एंड आइस। क्लियर, मजा आ रहा है? सॉलिड स्टेट यार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा मजे से लेके पढ़ो। अब बात करते हैं यूनिट सेल, ठीक। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है ना, जैसे कि एक के ऊपर एक रख दिया गया है,
सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट्स को बोला जाता है यूनिट सेल। जैसे सबसे छोटा ये यहाँ रखा हुआ है यूनिट सेल, देखो इसके ऊपर ये ऐसे रखा हुआ है, तो एक ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर। अब लैटिस पॉइंट होता क्या है? द पॉइंट विच इज ऑक्यूपाइड बाय एटम। जैसे कि मान लो कोई भी कॉर्नर पे या एज पे या सेंटर पे या कहीं भी, अगर कोई भी किसी भी पॉइंट्स पे एटम या आयन या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो, मतलब वहाँ पे हो, तो इसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस उस पॉइंट पे अगर उपस्थित हो तो उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर। और लैटिस पॉइंट कितने होते हैं ये देख लो। लैटिस पॉइंट एड्ज हो गया, सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर एंड फेस पे। आगे बात करते हैं इस पे यूनिट सेल की। लैटिस पॉइंट हो गया क्लियर। आगे देखते हैं स्लाइड में क्या है। हाँ, ये भी तो वही है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो मेजरली हम लोग बात करते हैं अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा बीटा और गामा है ये तीनों इक्वल टू है 90। जैसे कि सब ये 19 के एंगल पे, 90 के एंगल पे सब रखे गए हैं। ठीक है। और ए बी सी ये मेजर चीज़ है, इसी पे हम लोग बात करते हैं। आगे पूरा ये सॉलिड स्टेट इसी पे डिपेंडेंट है। जो कि क्रिस्टल लैटिस हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस सिस्टम बना दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेसियल एंगल और एड्ज लेंथ के बारे में। एड्ज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल को ही वेरी करते करते हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम बना दिए गए हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम इस प्रकार है, जैसे कि हम इसको याद किए थे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसको याद किए थे COT कोट में टिकट है रहमान। हमने याद किया था ऐसे, कोट में टिकट है रहमान। ठीक। जो इनका एड्ज लेंथ है वो देख लेते हैं। A इक्वल टू B इक्वल टू C जो होता है, तो ये बनता है क्यूबिक। एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। सब जो होता है ये 90 के एंगल पे हो तो ये क्यूबिक बनता है। अगर ABC जो एड्ज लेंथ है अगर वो तीनों इक्वल ना हो, और अल्फा बीटा गामा जो इंटरफेसियल एंगल है वो 90 पे हो, तो बनता है ऑर्थोरोम्बिक। ABC अगर A और B इक्वल हो बट B और C नॉट इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 हो, तो ये बनता है टेट्रागोनल। ठीक है। और इसमें देख लीजिए, देखो ये मैंने जैसे बताया ना, कोर्ट में टिकट है रहमान, मैंने तो ऐसे याद किया था, कोर्ट में टिकट है रे। ठीक। तो आप थोड़ा सा इज्जत से याद कीजिए, कोर्ट में टिकट है रहमान। ठीक है। अगर ऐसे आप सिस्टम को याद करते हो तो बड़ा इजी हो जाता है। देखो ये तीन का आप लैटिस बना लो, तीन का कितना इजी बन गया। अल्फा A is not equal to B and not equal to C, alpha is equal to gamma is equal to 90 but beta is not equal to 90, then ये बनता है मोनोक्लिनिक। ठीक। अल्फा इज A is equal to A और B not equal and B and C not equal, then अल्फा बीटा गामा is not equal to तीनों 90 के इक्वल ना हो, और ये दोनों के इक्वल भी ना हो, तो ये बनता है ट्राइक्लिनिक। ठीक। और ये एड्ज लेंथ देखा जाए, A is equal to B और B is not equal to C, then alpha is equal to beta is equal to 90 but gamma is equal to 120, ये बनता है हेक्सागोनल। ठीक। और A और B और C जो एड्ज लेंथ है वो सब इक्वल हो बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, देन ये बनता है रोम्बोहेड्रन। क्लियर। मजा आया ना पढ़ के? इसको याद बड़े अच्छे से करना। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने याद किया था, छोड़ो कंफ्यूज जाओगे, तो ये आप ऐसे मेरे ही तरीके से याद करो, कोट में टिकट है रहमान। ठीक। और बाकी ये इंटरफेसियल एंगल और ये एड्ज लेंथ। अब ये देखो 14 ब्रेविस लैटिस होता है, 14 ब्रेविस लैटिस है। देखो 7 तो ये हुए। अगर ब्रेविस लैटिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी उस पर रुकते हैं, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन अ क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल में सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होता है। ये डायरेक्ट याद कर लो बेटा, इसको हम बताने लगेंगे तो हमको ईयर लॉन्ग का वीडियो बनाना पड़ जाएगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, और ये पूरा जो क्यूबिक सेल का जो बना वो बनता है 23। 23 क्या है? 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ
क्यूबिक सेल। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं लैटिस पॉइंट के बारे में, जो कि हम लोग ब्रेविस लैटिस के बारे में, ब्रेविस लैटिस हम लोग यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेविस लैटिस बनता कैसे है? हर एक लैटिस पॉइंट में 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स में हम लोग बात किए, जो लैटिस पॉइंट होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप कैसे? एक हुआ कॉर्नर पे, दूसरा हुआ फेस सेंटर पे, फेस सेंटर इसमें रखा हुआ है, नहीं लिखे हैं क्या? चलो देख लेते हैं। फेस सेंटर ये हुआ, फेस सेंटर क्यूबिक। और ये बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे एक है, ठीक। और ये हुआ एंड सेंटर, एंड सेंटर पे आपका 2 है, ठीक। और इसको ऐसे निकालते हैं, सब में ऐसे ही निकलेगा, ठीक ना। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट जो सिंपल होता है, सिंपल तो हर एक में होता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे एक एटम कॉन्स्टिट्यूट होगा, ऑक्यूपाइड होगा, वहाँ पे एटम वहाँ पे ऑक्यूपाइड होता है कॉर्नर पे, तो होता है सिंपल, ठीक। और सिंपल तो हर एक में होगा। जितने क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है 7, उसमें सब में सिंपल पाया ही जाएगा। जबकि फेस सेंटर का आप देख लीजिए, फेस सेंटर यहाँ पे है। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। इतना क्लियर हुआ ना? देखो, ये मैंने कहीं से किसी अच्छे बुक से उठा के सीधे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छी चीज़ें पढ़ लो। ट्राई क्लीनिंग में देखो, सब में सिंपल 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 सिंपल, सब में सिंपल है, ठीक है। सिंपल इसलिए है क्योंकि जितने भी, अगर मान लो कि हम एक रूम बनाते हैं 3D स्ट्रक्चर में, तो सिंपल सी बात है कि कॉर्नर पे हमें लॉक लगानी ही पड़ेगी, सारे कॉर्नर पे लॉक लगानी पड़ेगी। अब अंदर हम कैसे रूम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें अंदर क्या चाहिए, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ लॉक लगानी है, कहाँ कहाँ एटम रखने हैं, उसके बेस पे अगर आगे बनते हैं, जो बनते हैं बेस सेंटर, फेस या बॉडी सेंटर। तो सिंपल सी बात है, साइंस जो है वो विजुअलाइजेशन पे निर्धारित है। अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही अच्छा है, तो हर एक चैप्टर को आप उंगलियों पे नचा दोगे, ठीक ना बेटा। तो सिंपल सी बात है, ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को एक रूम का इमेजिन करो, 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करो। 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करोगे तो सिंपल, जो मैंने बताया कि हर एक कॉर्नर पे एटम ऑक्यूपाइड होंगे, और एटम वहाँ पे, एटम के जो पार्ट, जो एटम मॉलिक्यूल या आयन है वहाँ पे ऑक्यूपाइड होंगे। इसे ही लैटिस पॉइंट बोलते हैं। हर एक कहीं भी पॉइंट पे अगर एटम ऑक्यूपाई हो, वहाँ पे उपस्थित हो, तो उसे लैटिस पॉइंट बोला जाता है। और वो एटम, मैं तो ऐसे ही दिमाग में, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं यही सोचता था कि हर एक जहाँ पॉइंट पे अगर एटम रख दिया जाए, अगर उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए या लॉक कर दिया जाए, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक। तो हमने तो अभी 3D स्ट्रक्चर का रूम बनाया है, और रूम पे हर एक कॉर्नर पे एक एटम रख दिया है, ठीक। और ये एटम रखने के बाद ये बना है सिंपल, ठीक। तो ये ट्राई क्लिनिक में सिंपल सिर्फ एक ही ब्रेविस लैटिस होता है, सिंपल होता है, ठीक। मोनो क्लिनिक में सिंपल भी होता है, बेस सेंटर भी होता है, ठीक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है, सिर्फ अकेला ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों होते हैं, देख रहे हो, ठीक। टेट्रागोनल में सिर्फ 2 होते हैं, सिंपल तो सब में होता है, वो बॉडी सेंटर होता है। और क्यूबिक में सिंपल होगा, बॉडी सेंटर होगा, जबकि बेस सेंटर या एंड सेंटर जो होता है वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल होगा, ट्राइगोनल में सिंपल होगा। तो इस प्रकार पूरे पूरे 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं, ठीक है। 14 ब्रेविस लैटिस। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया होगा। देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, जो एक पूरा ये यूनिट सेल है, उसमें कितने कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं? 1/2, मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर। जब हम कोई भी एक सीरियस एक जैसे कि एक फेस सेंटर पे रखा हुआ है, उधर हम एक बॉल चिपकाते हैं, तो आधा बॉल अंदर जाता है, आधा बॉल बाहर रह जाता है। तो मतलब कि 1/2 कंट्रीब्यूशन उस 3D अरेंजमेंट जो रखा हुआ है यूनिट सेल, उसमें 1/2 का कंट्रीब्यूशन है। और जैसे ही हम लोग एक 1/8 कॉर्नर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एक एटम को रखते हैं, तो एटम को रखते ही हमें ये रियलाइज होता है कि 1/8 पार्ट ही, क्या बताएं यार, टाउन एरिया के आसपास में घर रहने का यही प्रॉब्लम है। 4 दिन से धरना, और 5वें दिन ट्रैक्टर खट 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 खट। कोई नहीं। जो ये अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूट एटम या मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे रखते हैं, तो 1/8 पार्ट ही, अगर हम लोग 3D इमेजिन करें, तो 1/8 पार्ट ही अंदर की तरफ रहता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ एट कॉर्नर। अगर 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, और 4 इधर,
8 इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे करके निकालते हैं। ठीक, 1 कंट्रीब्यूशन होता है और एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी सेंट्रल का, जो सीधे सीधे सेंटर में जाके चिपक जाता है, और 1/4 8 सेंटर का, सेंटर में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे एक यूनिट सेल में कितने क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग जान लिए। आगे बढ़ते हैं आराम से। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि ये मान लो कि मैं बड़ा सा बना लेता हूँ को यार, बढ़िया कलर ले लेना बेटा। ये देखो, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जहाँ से मैं रेफरेंस लेके आगे की बात बोलूँगा। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए तो ये मैंने इनको रेफरेंस मान लिया, इनको आइडियल मानते हुए मैं ग्रीन वाले को मानता हूँ कि मैं अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो उनके नियरेस्ट बिहेवियर जो एटम प्रेजेंट है, जितने एटम प्रेजेंट होंगे नियरेस्ट बिहेवियर, वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 1 और 2 इनके नियरेस्ट बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, डिटेल जाएंगे तो ईयर लॉन्ग का लेक्चर हो जाएगा, ईयर लॉन्ग लेक्चर बनाना नहीं है हमें, आगे फटाफट बात करनी है। ठीक है, सॉलिड्स में पैकिंग कैसी होती है? देखो, पैकिंग जो होती है वो हाईली क्लोज मैनर में होती है। सिंपल सी बात है, सॉलिड अगर हम रखेंगे, अगर कोई मान लो कि तुमने एक इमेजिन करो, जस्ट ऐसे कि बच्चों वाली हरकत हम लोग किए होंगे, तुम भी किए होगे, एक प्लास्टिक की, मतलब जो पन्नी आती है ना, जो मार्केट वार्केट से पॉलीथीन लेके आते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करो। हीट करने के बाद देखना, जब वो सॉलिड के रूप में फॉर्म जब होगा तो एकदम सब क्लोज हो जाएगा, सारे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम हाईली क्लोज मैनर में इकट्ठा होकर गोले के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो गोले के रूप में कन्वर्ट होंगे। ऐसे ही क्लोज मैनर में कोई भी अगर पार्टिकल्स है, अगर वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे लिक्विड, मान लो कि अगर लिक्विड को अगर कंडेंस किया गया, लिक्विड को अगर कंडेंस हाई टेम्परेचर पे अगर उसको मतलब लो टेम्परेचर पे अगर रख दिया जाए लिक्विड को, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एटम बाइंड करके एक क्लोज मैनर में एक सॉलिड का फॉर्म ले लेंगे। उसे कहते हैं पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड्स में पैकिंग हो गई। ये पैकिंग 2 टाइप्स की होती है, 2D, एक होती है 3D। तो 2D में बात करते हैं स्क्वायर और हेक्सागोनल, और 3D में आपके बात करेंगे SCC, BCC एंड FCC। नाम तो पूरा फुल फॉर्म सुना ही होगा, सिंपल, बेस एंड फेस। चलो, तो 2D के बारे में बात करते हैं, तो स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। स्क्वायर मान लो कि अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। कैसे? ए के बारे में सर आप कैसे बोल दिए? ये देखो, चट्टा बैल, इसे चट्टा बिछा दिया गया है, जैसे ईंटे की चट्टा लगती है ना, जो ट्रैक्टर टाली से जब ईंटे उतरते हैं तो उसके चट्टे लगते हैं, तो ऐसे ही सिंपल सा उस पर कोई, बस ऐसे ही उस पर कुछ कोई और तरह का नहीं, मतलब किसी और एटम का उस पर बिछाव नहीं किया गया है, और अरेंजमेंट कोई चेंज नहीं किया गया हो, सिंपल सा हो, तो उसमें स्क्वायर का होता है। और ये स्क्वायर मतलब कि एक ही तरह के एटम थे, ए टाइप का। जबकि हेक्सागोनल में ये एक अंदर पार्टिकल आ जाता है, जिसके वजह से ए बी टाइप का इसमें होता है। ठीक है, एरिया देखो, एरिया हो गया, और एरिया ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ऑक्यूपाइड बाई मार्बल्स 3 पाई आर स्क्वायर। और पैकिंग फ्रिक्शन देखा जाए, सॉरी, तो 78.5, जबकि इसका पैकिंग फ्रिक्शन 90.6% है। ठीक है, अब बात करते हैं 3D पैकिंग में। 3D पैकिंग में हम लोग 6 पैरामीटर्स से बात करते हैं, जो कि मैंने यूनिट सेल्स में बात किए थे, ABC और अल्फा बीटा गामा, तो उसी में बात करते हैं पूरा। SCC था सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें जेड क्या होता है और ए क्या होता है, ये सब के बारे में बात कर लें। जेड जो होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल्स, ए जो होता है एड्स ऑफ यूनिट सेल्स, एन जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है। क्लियर? तो SCC का जेड जो होता है
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल्स, वो होता है जेड एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए भी हुए हैं। और रेडियस का सबसे पहले जब नीट स्टार्ट हुआ था तो पूछ लिया जाता था, अब भी पूछा जाता है। बीसीसी और एफसीसी कॉमन है पूछने के लिए। तो रेडियस देख लीजिए, रेडियस होता है एससीसी का a/2 और बीसीसी का √3 a/4 एंड एफसीसी का रेडियस इक्वल टू a/2√2। जब मैं और नीरज सर तैयारी कर रहे थे तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा बोलती थी, आज तो कॉलेज में हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप जो होती हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होती हैं। जैसे कि आप हमने बात किया था। और ये अब सर 6 12 6 क्यों लिखे गए हैं? ये फर्स्ट नेबरिंग ग्रुप, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, फोर्थ आप निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग फ्रिक्शन जो होता है ये 52% होता है और इसका होता है √3 π/8 68% होता है बीसीसी का। और एफसीसी का होता है π/3 √2, ये 74% होता है। और इसमें वाइड जो खाली स्पेस जो बचते हैं, ये पूछा करता था हमेशा। कभी मैंने एएमयू का एग्जाम जो होता है तो मैंने उसमें देखा है कि एएमयू में, बीएचयू में ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं। और सॉलिड स्टेट में सिर्फ छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं और बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो कोई करता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाइड के बारे में पूछते हैं कि खाली स्पेस में होता है, एम्प्टी स्पेस या वाइड के कितने हुए। एससीसी का वाइड कितने होता है 47.7%, बीसीसी का 32% एंड एफसीसी का 26%। क्लियर। आगे बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या है? मास बाई वॉल्यूम। बट हम अगर सॉल्यूशन में बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिक वेट अपॉन एड्स ऑफ यूनिट सेल का होल क्यूब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप के बारे में बात की थी। नियरेस्ट नेबरिंग के बारे में बात करके हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये पूछता है, नीट में पूछ चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है। जो चीज़ें पूछी हुई हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी तथ्य पे बात किया। यहाँ पे बकवास कुछ भी नहीं है बेटा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देख ही सकते हैं आप लोग, एससीपी जो होता है ए बी टाइप बताया था, स्टैकिंग सीक्वेंस होता है, क्लोज पैकिंग का होता है, ठीक है। और टॉप में देखिए ग्रीन का लेयर बना हुआ है, मिडिल में ये है, बॉटम लेयर ये है, ठीक है। मेन इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम्पल कैडमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड जिंक। और ये इसमें एक ही डिफरेंस होता है एससीपी में और एफसीसी में। एक ही चीज़ डिफरेंस होता है, वो होता है सेकेंड नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप, सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड का चेंज हो जाता है, ठीक ना। यही एक मेजर डिफरेंस है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एफसीसी में। क्लियर। और इनका अरेंजमेंट जो होता है ए बी टाइप स्टैक सीक्वेंसिंग होती है इसमें, ठीक है। पैकिंग इन सॉलिड्स। अगर सॉलिड्स में अगर हम लोग बात करते हैं पैकिंग की, तो जनरली जो होता है एनायन होता है लार्जर होता है देन कैटायन, और जिसके वजह से एनायन कंस्टिट्यूट कर देता है लैटिस, और जबकि कैटायंस बना देता है वाइट्स। और वाइट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, सब कुछ उसमें 4 है। ट्रायगोनल वाइट्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स एंड बॉडी सेंट्रल क्यूबिक वाइट। रेडियस रेशियो इसका देखिए 0.155 होता है, और इसका रेडियस 0.225 होता है। और ऑक्टाहेड्रल वाइट का R प्लस कैटायन बाई एनायन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0.414 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3468, मतलब ऐसे मैंने याद किया था 3468, तो आप भी याद कर सकते हैं। ट्राइगोनल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स एंड बॉडी सेंट्रल क्यूबिकल वाइट, ठीक। इसमें क्वेश्चंस आते भी हैं, आगे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए ये जो पूरा ये सीरीज जो बन रहा है इसमें सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट ही है, 1 शॉट का लेक्चर है। थियोरेटिकल पार्ट मेजर होंगे इसमें हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद एक और लेक्चर सॉलिड स्टेट का बनेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। और क्वेश्चंस क्या होंगे, जो प्रीवियस ईयर और लास्ट 7 या 8 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे हम बात करेंगे। तो मेजरली अभी हम थियोरेटिकल चीज़ पे बात कर रहे हैं, और थियोरेटिकल में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बन के आते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने अभी रखा है। और जो हिडन चीज़ें हैं वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, कोई भी चीज़ अपडेट आएगी तो तुम्हारे बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। देखो मेजरली
बोर्ड के बारे में, बोर्ड के लिए जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो ये बात इसके बारे में नहीं बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। लेकिन जब आप नीट और आईआईटी के और जेईई मेंस या एडवांस की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो फर्स्ट है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर या NaCl टाइप सॉलिड, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर जिंक ब्लेंड है, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक। मेजरली इसमें क्या होता है, पूछ देता है क्लोरीन का पर यूनिट सेल कितने क्लोरीन के हैं, कितने सोडियम के हैं। तो यूनिट सेल कंटेंट्स आर फॉर NaCl। तो ऐसी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख लीजिए, आप जिससे पढ़े होंगे देख लेंगे, ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर तक, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड्स में डिफेक्ट। भाई सिंपल सी बात है कि मैंने एक 3D अरेंजमेंट किया, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग चचा आए और उसमें से अरेंजमेंट में से 2 ईंटों को निकाल के उसी के ऊपर रख दिया। सपोज कि मैंने मान लो कि ये मैंने ऐसे करके क्यूब का अरेंजमेंट किया, ठीक। क्यूब अरेंजमेंट ऐसे था, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोल क्यों नहीं रहा बे। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था और एक होशियार कोई मुन्ना भैया के चचा आए और उन्होंने से एक ब्रिक यहाँ से उठाया और एक ब्रिक यहाँ से उठाया और दोनों ब्रिक को उठा के उन्होंने ऊपर हेड पे रख दिया। मैं रिटर्न आया, मैंने देखा उसमें कोई भी अरेंजमेंट, सपोज कि उसमें चेंजेस तो हुए थे, लेकिन उसके जितने उसमें अगर मैं वेट करूं या वाई द मैं अगर काउंट करूं तो जितने भी मॉलिकुलर फार्मूला, जितना भी उसमें एटम था या जितने भी पार्टिकल्स थे, सब इक्वल थे, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था। मतलब कि ये नहीं दिखेगा कि ज़्यादा चीज़ें उसमें मिसिंग है, बस वहाँ से खाली स्पेस दिखेगा, बट उसमें मॉलिकुलर फार्मूला में कोई मिसिंग नहीं होगा। अब एक और अरेंजमेंट हमने बनाया और उसमें से देखा कि उठा के घर लेके चले गए मुन्ना भैया के चचा। तो अब क्या कर सकते हैं, उसमें कहेंगे कि जो मैंने बनाया था उसका अरेंजमेंट और अब जो उसमें से गायब हुए अरेंजमेंट में मॉलिकुलर का जो शेप देखा जाए वो डिफरेंस हो गया है, ठीक। तो ऐसे ही बात करते हैं इम्परफेक्ट सॉलिड में 2 तरह के होते हैं और ये होता है पॉइंट डिफेक्ट। हम लोग को लाइन डिफेक्ट पढ़ना नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट में हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 होते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकलाइन डिफेक्ट। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में होते हैं 2, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। शॉर्टकट डिफेक्ट में जो होते हैं मिसिंग होते हैं कैटायन एंड एनायन, दोनों मिसिंग होते हैं, मतलब 2 इक्वल अमाउंट में मिसिंग होंगे। सपोज कि मैंने बताया था ना बेटा, अभी ब्रिक एक हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसमें लाइनिंग दिए और उसमें से उठा के बस उसके ऊपर रख दिया गया हो, किनारे रख दिया गया हो, या इक्वल मिसिंग हो, ले भी जाए तो इक्वल मिसिंग हो, 2 जगह से पूरा लेके जाए, तो मॉलिकुलर फार्मूला जो था वो पहले का जितना था उतना ही रह गया, ठीक है। शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकलाइन डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्टकट डिफेक्ट में जो होता है मिसिंग कैटायन एंड मिसिंग एनायन, दोनों का इक्वल में मिसिंग होता है और डेंसिटी रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, रिमेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जबकि फ्रैंकलाइन डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक एटम जो होता है यहाँ से खाली निकल के कहीं जाके चिपक जाता है, एज मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, और वो बना रहता है इंटरस्टिशियल साइट्स, डेंसिटी रिमेंस सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली ही बना रहेगा। और मेटल एक्सेस जो होता है कि कोई चचा है, 2 पार्टिकल को उठाए लेके निकल गए, या फिर लाके 2 पार्टिकल यहाँ रख दिए, 2 पार्टिकल पटक दिए यहाँ पे, तो मेटल एक्सेस हो गया। जैसे मान लो कि मैंने अरेंजमेंट बनाया था और ऊपर से कहीं से चोरी करके लाके उन्होंने दो चीज़ों को रख दिया, तो मेरे पास तो जो अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट में
एक्सेस हो गया ना 2 का, तो मेटल एक्सेस हो गया। जैसे कि मान लो कि मैंने सिर्फ मेटल का बनाया था और एक मेटल डेफिशिएंट जैसे Fe का होता है, Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, 3 को हमने हटा दिया, Fe+2 और Fe+2 3 हटाया और 2 हमने Fe+3 का ऐड कर दिया। तो अरेंजमेंट तो सेम है, लेकिन जो एक हट गया है उसके वजह से एक वॉइड बन गया, एक स्पेस बन गया। ठीक है, समझ में आया ना। मेटल एक्सेस में जो होता है Na का होता है, Na आता है Cl- पे कुछ दे देता है या ले एनायंस में आके रख देता है, तो उसकी वजह से बन जाता है। डिफेक्ट्स होता है व्हेनेवर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एटम से आयन क्रिएटेड। देखो कोई भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, कोई मान लो कि एक परफेक्ट चीजें हो उसमें या तो ऐड कर दो या तो हटा दो, सिंपल सी बात है, तभी उसमें डिफेक्ट आएगा। और हमने डिफेक्ट्स के बारे में 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बात किए थे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो होता है आफ्टर डिफेक्ट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वही रह जाए, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला ना चेंज हो, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैंने पढ़ाया भी है, ऑफलाइन कोर्सेज भी मैंने लिए हैं। तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले घबराए ना, मैं कुछ चीज़ों को हिंदी मीडियम में ही बोलता तो पूरा हिंदी में ही हूँ, कुछ चीज़ें लिख भी दिया हूँ बेटा, देख लो। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज ना हो। क्लियर। देखो ऐसे मैंने बना दिया, डिफेक्ट्स होता है स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया सॉलिड्स में। डिफेक्ट्स इन सॉलिड बात करें तो सॉलिड में डिफेक्ट 2 टाइप्स, स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक। मजा आ रहा है। देखो छोटा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 नहीं है तो 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, जाना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोर पॉइंट पे मैंने फोकस किया है। कोर पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो बेटा क्वेश्चंस तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है। सर्किट इफेक्ट में इक्वल कैटायन आयन मिसिंग होंगे। फ्रैंकलाइन में जो होता है कैटायंस लीव द लैटिस पॉइंट, जो कैटायंस होते हैं लीव कर जाते हैं और लैटिस पॉइंट बन जाते हैं, गेट्स ऑक्यूपाइड एंड इंटरस्टिशियल साइट बन जाती है, इंटरस्टिशियल साइट पे गेट ऑक्यूपाइड एट इंटरस्टिशियल साइट पे जाके चिपक जाते हैं। और मेटल एक्सिस में होता है Na+Cl- में जो एप सेंटर बनेगा, मेटल एक्सिस जो हो जाता है तो कलर्ड सेंटर हो जाता है। और मेटल डेफिशिएंट होता है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। समझ गए ना। Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, अगर मान लो Fe+2 का हम लोग वहां से तीन मेटल हटा दिए, ठीक, और उसके जगह पे 2 Fe+3 का ऐड कर दिए, तो एक की कमी रही ना, तो वही वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये होती है मेटल डेफिशिएंसी। इजी तो है यार, कहाँ टफ है। तो देखो सॉलिड स्टेट मैंने कवर कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ा भी है, तो आप अपने बुक से पढ़ सकते हो। बट मेजरली चीज़ें जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं, कोर पॉइंट पूरे डिस्कस किए हैं, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते तो कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते। मैंने आपको कंसाइज करके 1 शॉट में वीडियो दिया है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि 2020 में आपने क्या अच्छा काम किया और 2020 आपके लिए कैसा रहा, 2020 आपने खेला कि नहीं। और बात करते हैं 2021 के लिए, तो लेक्चर्स खत्म हो गए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड 2021 में आपका रिजोल्यूशन 2020 रिजोल्यूशन होता है ना, हाँ, 2021 का रिजोल्यूशन आपने क्या लिया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। वी ऑल आर वीएलसीएंस। थैंक यू। आई होप कि आप लोग बहुत मज़े किए होंगे इस लेक्चर में, क्योंकि मैंने बहुत ही चीज़ों को शानदार तरीके से समझाया। थैंक यू।